काफ़ी दिनों के बाद आज क्लास 12 सेकेंड पेपर का एक चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी से संबंधित वीडियो को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के मतलब कि रिलेटेड उसी से वीडियो मतलब एक टॉपिक जो छूट गया था, सिर्फ वहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन का वीडियो भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड का वीडियो नहीं था। तो उसी को हम यहाँ पे अपलोड करने जा रहे हैं। तो अगर आप इसको भी देख लेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि एक बार आप ध्यान से इसको पढ़ के अगर नोट्स भी तैयार कर लें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इससे मतलब नाम से ही पता चलता है कि इसमें दो ग्रुप होंगे, एक कार्बोक्सिल समूह और एक हाइड्रॉक्सिल समूह, दोनों मिलकर ये कार्बोक्सिलिक समूह का निर्माण हुआ है। तो अगर जनरल डेफिनेशन की बात करें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH या कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसमें COH समूह पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोनिल समूह कहते हैं और ये OH को हाइड्रॉक्सिल समूह, यही मतलब कि एल्कोहल होता है। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल प्लस हाइड्रॉक्सिल, तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिल। कार्बोनिल का कार्बो और हाइड्रॉक्सिल का ऑक्सिल, तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिल। और इसी के नाम पड़ा है क्या, कार्बोक्सिलिक समूह। तो कार्बोक्सिलिक समूह में उपस्थित एल्किल या एरिल समूह के आधार पर ये एलिफैटिक अम्ल अथवा एरोमेटिक अम्ल होते हैं। अगर मान लीजिए कि एल्किल समूह एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं एलिफैटिक अम्ल। अगर एरोमेटिक समूह जुड़ा हुआ है, जैसे फेनिल जुड़ गया बेंजीन का, तो एरोमेटिक एसिड कहा जाता है। तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के उच्च सदस्य मतलब कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक प्राकृतिक वसाओं में ग्लिसराइड एस्टर के रूप में पाए जाते हैं। अगर कार्बन की संख्या हम 12 कर दें, मतलब एसिड में कार्बन की संख्या 12 से 18 के बीच होती है, तो ये वसाओं में पाए जाते हैं लेकिन एस्टर के रूप में पाए जाते हैं। ये एसिड का व्युत्पन्न कहलाता है, एस्टर। इसलिए इन्हें वसीय अम्ल भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को या कार्बनिक यौगिक को हम कार्बनिक अम्ल को जनरल हम क्या बोलते हैं, वसा अम्ल भी बोला जाता है या वसीय अम्ल, फैटी एसिड भी कहते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, ये COOH समूह है ना, इसी की संख्या के आधार पर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का, जैसे कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्न प्रकार के होते हैं। पहले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम से ही पता चल रहा है कि सिर्फ एक ही COH ग्रुप होगा, एक COH होगा तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे जनरली अगर बात करें C डबल बॉन्ड OH एक कार्बन है, इसे फार्मिक अम्ल बोलेंगे। जनरल नाम ही लिख रहे हैं यहाँ पे, IUPAC की चर्चा आगे हम करने जा रहे हैं। CH3COH, इसको एसिटिक अम्ल बोला जाता है। इसी को सिरके का अम्ल, ये लाल चिंटियों में पाया जाता है और ये सिरके का मुख्य घटक होता है। पामीटिक अम्ल, अगर कार्बन की संख्या 16 हो जाए एसिड में तो उसको हम बोलते हैं पामीटिक अम्ल। और बेंजीन रिंग जुड़ जाए अगर COH समूह से तो इसको बोला जाता है बेंजोइक अम्ल। अगर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल पर आ जाएँ तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को आपको याद कर ही लेना चाहिए। जो दो COH समूह होंगे, एकदम सीक्वेंस से हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, COH, बीच में एक भी CH2 नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। अगर एक CH2 इन दोनों के बीच में इंसर्ट करा दें तो इसको बोलते हैं मैलोनिक अम्ल। अगर दो दोनों COH के बीच में दो CH2 समूह इंसर्ट कर जाए तो एंट्री कर जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सीनिक अम्ल। अगर इसी तरह अगर 3 हो जाए, 1 2 3, तब बन जाएगा ग्लूटारिक अम्ल। और जब 4 आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे एडिपिक अम्ल। तो कुल मिला के 2 कार्बन का एसिड है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक अम्ल कहलाएगा। 3 कार्बन का एसिड होगा डाई, तो मैलोनिक एसिड। 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक होगा तो सक्सीनिक अम्ल कहलाएगा। 5 कार्बन का होगा तो ग्लूटारिक अम्ल। और अगर 6 कार्बन का होता है तो एडिपिक अम्ल बोला जाता है। तो आप सीक्वेंस से 1-2 बार लिख करके इंसर्ट एक CH2 बढ़ाते जाएं बीच में, तो आपको धीरे धीरे सबका नाम याद हो जाएगा, ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सक्सीनिक, ग्लूटारिक और ये एडिपिक अम्ल। ठीक है। अगर एरोमेटिक में पहुँचे, एरोमेटिक एसिड में, तो
तो अगर दो COH समूह आर्थो पोजीशन पर जुड़े होंगे तो थैलिक अम्ल कहलाएगा। अगर यही मेटा पोजीशन पर दोनों जुड़े हुए हैं तो आइसोथैलिक अम्ल भी बोला जाता है। अगर यही पैरा पर होते हैं तो इसको टरथैलिक एसिड बोला जाता है। तो ये याद करेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। आर्थो पर दो COH समूह थैलिक, मेटा पर होंगे तो आइसोथैलिक, और अगर पैरा पर दोनों COH हो गए बेंजीन रिंग में तो टरथैलिक एसिड कहलाता है। अगर ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो 3 COH समूह डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच हो जाएंगे। अल्टरनेट है मतलब कॉन्टिन्यूस, 1 2 3 कार्बन है, 3 COH जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। IUPAC नाम भी यही होता है इसका। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, 2 पर CH2 है, COOH है, तो 3 पर है, 3 पोजीशन पे, तो 3 कार्बोक्सी मेथिल, ये साइड चेन हो जाएगा, इसलिए नाम क्या हो जाएगा 3 कार्बोक्सी मेथिल पेंटेन। 2 ओइक एसिड है तो डाइओइक एसिड, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर 1 होगा तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 COH समूह होगा तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर 3 होगा तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है वर्गीकरण एसिड का। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण की बात करें तो दोनों नाम हम यहाँ पे लिखे हैं। अब 1 2 बार लिख करके इसको लिख लेंगे तो याद भी हो जाएगा और डिवाइड भी कर लेंगे। जैसे लिखे हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, तो दोनों नाम एक साधारण नाम होता है और एक IUPAC नाम। तो हम यहाँ पे दोनों नाम लिख रहे हैं, साधारण नाम और IUPAC। HCOOH जैसे जनरल मतलब कि IUPAC नाम एसिड का होता है एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम है, ऐसे ही हम लिखते हैं एल्केनोइक एसिड। ठीक है। अब एल्केन के हिसाब से हम सब चेक कर सकते हो। HCOOH जिसको हम फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं, और ये क्या है IUPAC से 1 कार्बन है। एल्केन में कौन सा एल्केन, मेथेन, तो नाम क्या हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। यहाँ पे देखो कितने कार्बन, 1 2 कार्बन का मतलब एथेन, तो क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड। जनरल नाम एसिटिक अम्ल। कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, प्रोपेन से क्या बन गया प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक अम्ल। जनरल नाम क्या हो जाएगा प्रोपियोनिक अम्ल। अगर 4 कार्बन होगा तो ब्यूटायरिक अम्ल बोला जाता है जनरल नाम। 3 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन, तो क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। अगर ये 5 कार्बन की बात करें तो पेंटोनोइक एसिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे लिख लें 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, आइसो समूह लगा हुआ है, CH3 का होल ट्वाइस, ये नहीं होगा, ठीक है। तो CH3 ये CH3 का होल ट्वाइस CH, ये आइसो समूह बोला जाता है COOH। 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन का चैन है, लेकिन आइसो ब्यूटायरिक अम्ल जनरल नाम होगा। और 2 कार्बन है, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, यह एथेन डाइओइक एसिड। 2 होगा तो डाइओइक एसिड। इसी तरह यहाँ कितना है 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3, क्या लिख सकते हो प्रोपेन 1 और 3, क्या बोलेंगे 1 3 प्रोपेन। अगर आप चाहो तो इसमें इंसर्ट भी कर सकते हो 1 3 डाइओइक अम्ल। इसी तरह उसके बाद से सबका मतलब लिख देंगे सक्सिनिक अम्ल। बताया था ना 2 इंसर्ट कराओ बीच में तो क्या बन जाता है सक्सिनिक। ब्यूटेन 1 2 3 4, तो ब्यूटेन कहाँ पे है, एक 1 पे और एक 4 पे, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1 4 डाइओइक अम्ल। इसी तरह 1 2 3 4 5, ब्यूटेन 1 5 भी लिख सकते हो, लेकिन जनरल हम लिखते हैं ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड, या 5 है तो 1 2 3 4 5। 5 का मतलब हो गया कि पहले तो ये ग्लूटेरिक एसिड, इसलिए कि 3 इंसर्ट हुआ है तो ग्लूटेरिक हो गया, लेकिन जनरल तो ये हो गया IUPAC नाम क्या हो जाएगा पेंटेन डाइओइक अम्ल। इसी तरह अच्छा होगा एडिपिक अम्ल या हेक्सेन डाइओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड ही बोला जाता है बेंजोइक अम्ल, या जनरल अगर आप IUPAC के सिस्टम से लिखना चाहते हो तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम क्या बोलते हैं इसकी बात करें तो फेनिल एसिटिक एसिड बोला जाता है। CH3COH को क्या बोलते हैं, अगर ऐसे हम लिख दें CH3COOH तो एसिटिक एसिड,
हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन बचे, 2, और यहाँ से इसकी जगह पर कौन सा ग्रुप लगा दिए, फेनिल ग्रुप। फेनिल ग्रुप का मतलब C6H5, इसको हम फेनिल बोलते हैं। तो फेनिल लग गया, तो फेनिल एस्टिक एसिड जनरल नाम आप बोल सकते हो। IUPAC की बात कर रहे हैं तो 1-2 2 कार्बन की चैन है, और दूसरे नंबर पर फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो 2 फेनिल और 2 कार्बन का मतलब एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथाइलिक अम्ल है या बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोल देंगे इसको। अब समावयवता की बात करते हैं, तो समावयवी तो बताए हैं ना कि 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र अलग अलग हो, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं, और यह परिघटना संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। और संरचनात्मक समावयवी भी कई टाइप के होते हैं, उसमें से एक हमारा क्या है, श्रृंखला समावयवता। संरचना तो समान होगी लेकिन श्रृंखला छोटी बड़ी होगी, तो क्या कहलाएगा, श्रृंखला समावयवता। जैसे C4H8O के 2 श्रृंखला समावयवी हैं। अगर सीधा सीधा आप बना दो CH2 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 COOH, कितने कार्बन, 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे को हम ऐसे कर दें 1 2 3, या इसको साइड चेन में लगा दें CH3, कितने कार्बन की चेन, 1 2 3, ये साइड में चला गया CH3। तो 2 मेथिल 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक अम्ल, ये कितने कार्बन की चेन, 3 की, ये कितने की, 4 की। अणुसूत्र देख लो, कितने कार्बन, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इक्वल हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8, 3 3 6 1 7 1 8, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2। अणुसूत्र समान है, संरचना अलग अलग है, श्रृंखला छोटी बड़ी है, तो समावयवता क्या कहलाएगी, श्रृंखला समावयवता। क्लियर। क्रियात्मक में आते हैं, C2H4O2 के 2 क्रियात्मक समावयवी संभव है। यहाँ पर बना CH3 COOH, तो ऐसे बनाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिख दें H C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये एस्टर का फार्मूला होता है। एस्टर के लिए फार्मूला होता है ना RC डबल बॉन्ड OR, तो ये एस्टर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फार्मेटाइन, इतने को HCOO माइनस, ये फार्मेटाइन कहलाता है, फार्मेट। तो जनरल नाम तो क्या हो जाएगा, मेथिल फार्मेट। एल्किल एल्केनोएट एस्टर का IUPAC नाम होता है एल्किल एल्केनोएट, ठीक है। तो ये एक कार्बन इधर भी, एक कार्बन इधर भी है, तो मेथिल मेथेनोएट। क्लियर। तो ये एस्टर है एक, और एक क्या है, एसिड है। क्रियात्मक समूह बदल गए, क्रियात्मक समूह जब चेंज हो गए तो समावयवता क्या कहलाएगी, क्रियात्मक समूह समावयवता। ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता के लिए आप पढ़े हैं कि कोई कायरल कार्बन कंपाउंड में होना चाहिए। कायरल कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जड़ा हुए हैं। मतलब अगर ये A है तो ये B, ये C, ये D, चारों अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। ठीक है। अगर कहीं भी कायरल कार्बन उपस्थित होता है तो मैक्सिमम जितने भी प्रकाश समावयवी यौगिक होते हैं सब में कायरल कार्बन पाया जाता है। तो कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल असममित कार्बन, उसी कायरल कार्बन को क्या बोलते हैं हम, असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण प्रकाशिक समावयवता भी व्यक्त करते हैं। 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, अगर जनरल देख लो आप तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। इस कार्बन से 4 अलग अलग हाइड्रोजन, मेथिल, एथिल, COH। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा और इसका ये मिरर इमेज, अगर दर्पण बीच में लगा दें ये मिरर, तो इसका ये मिरर इमेज कहलाता है। तो ये दोनों रूप एक दूसरे क्या हैं, दर्पण प्रतिबिंब है। अतः यह यौगिक प्रकाशिक समावयवता व्यक्त करता है। कौन, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर। फिर उसके बाद से अब कार्बोक्सिल समूह की संरचना पढ़नी है हमको। तो जनरल यही होता है, H लिखो, R की जगह पर आप H भी रखेंगे तब भी एसिड हो जाएगा एक कार्बन का। H या RC डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारा जनरल क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। तो इस संरचना में अगर कार्बन का संकरण देखें तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 संकरण हो जाएगा। जब संकरण sp2 होता है, जब संकरण sp2 होता है तो बॉन्ड एंगल लगभग 120 हो जाता है। ठीक है। और आकृति क्या हो जाती है, त्रिकोणीय समतली। इस संरचना में OCO आबंध कोण 120 अंश, C डबल बॉन्ड आबंध की दूरी 1.23
एंगस्ट्राम और कार्बन ऑक्सीजन आबंध दूरी कितनी हो जाएगी 1.36 एंगस्ट्राम। ये जो डिस्टेंस होता है 1.36 एंगस्ट्राम और ये जो डिस्टेंस होता है डबल बॉन्ड का 1.23 एंगस्ट्राम। क्लियर। फिर उसके बाद से संकरण क्या है sp2, इसलिए बॉन्ड एंगल कितना 120 का। कार्बोनिल समूह की कार्बन कार्बोक्सिल समूह के ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अनुनादी संरचनाएं व्यक्त करती है। ये कार्बोनिल समूह है C+OH, ये कार्बोनिल समूह का ग्रुप है। और बताए थे कि कहीं भी मतलब आपको पता भी होना चाहिए कॉन्जुगेशन का मतलब सिस्टम, कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम कब होता है, जब डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, अल्टरनेट पोजीशन पर लोन पेयर हो, तो ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाता है। तो ये लोन पेयर यहाँ पे ये भी स्थानीकृत हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये बॉन्ड टूट के इस पर चला जाएगा, मतलब ये स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होगा। और उल्टा देखें हम यहाँ से, तो इसको हम यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, और ये भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो इसका। तो इसके दो अनुनादी संरचनाएं हो सकती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों का दोहरा का विषम विदलन होगा तो पूरा का पूरा ये टूट के इस पे चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर के अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन जब लेके अलग होगा तो चार्ज थे तो कितना होगा 6, इस पर निगेटिव चार्ज, और जहाँ से जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है, और ये भी मतलब ये अगर कहा जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कार्बोक्सिल समूह होता है ये दो अनुनादी संरचनाएं व्यक्त करता है। ये स्ट्रक्चर है इनका, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है। इन अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि कार्बोक्सिल समूह की कार्बन कम धन विद्युती है। इसका कार्बन जो होता है ना ये कम धन विद्युती होता है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन उस पर जाके पहुंचता है, मतलब कम धन विद्युती है। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन स्नेही और अनुनाद संरचना सेकंड और थर्ड से स्पष्ट होता है कि कार्बोक्सिल समूह का कार्बोक्सिल समूह ध्रुवीय होता है। कार्बोक्सिल का कार्बोनिल तो हमेशा ध्रुवीय होता है कभी भी, इसलिए C+O इसका मतलब इसको क्या हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पर ऋणात्मक और ये धनात्मक चार्ज, तो ये बॉन्ड जो क्या हो जाएगा पोलर हो जाएगा। कार्बोनिल समूह कैसा होता है पोलर होता है। ठीक है। इसके बाद से अब अगला टॉपिक क्या होगा हमारा एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की सामान्य विधियाँ। तो विधि हमको पढ़ना है, फिलहाल अभी इतना ही स्टार्ट कर रहे हैं, देखना है कैसा रिस्पांस मिल रहा है, तो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्दी करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं। कम से कम आप एक बार देख लें तो शायद आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए और काफ़ी इसका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। इसलिए कि ये जनरल इंट्रोडक्शन था, ये चीज़ें मैक्सिमम आप जानते भी हैं, तो थोड़ा सा स्पीड के साथ ही इसका रिवीजन करा रहे हैं। 1-2 बार वीडियो को अगर आपको ना समझ में आए तो 2-3 बार देख लें और तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।